Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be learning about the Vice President of India. Vice President of India. Now in our previous video we have learned already कि हमने जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनकी पावर्स क्या होती हैं, उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है. वी हैव dealt with each and every aspect of the President of India. Now in this video we will be learning about the Vice President of India and this video is regarding the chapter 10 of NIOS Political Science class 12th. ठीक है, जिसका नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, यानी हम केंद्र सरकार के बारे में पूरे पढ़ने वाले हैं. और यहाँ पर जो ना जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं ना, उन सारी ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में. तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गए वीडियो को. मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, ताकि आपको जो ना जो वीडियोस मैं डालता रहता हूँ सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो पर्टिकुलरली. ठीक है, और आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ये वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इफ यू रियली लाइक द वीडियो. ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज आपको करनी है. तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शाह. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में. लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक जो है ना सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है हमारी कंट्री में. ठीक है, आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है ना, तो वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं वो सेकंड नंबर पर आते हैं प्रेसिडेंट के बाद. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए. और यहाँ पर एक और चीज आपको पता रहनी चाहिए, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें हमें जो बोलते हैं ना, उन्हें द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बोला जाता है, और हम बोल सकते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है. ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेकंड नंबर पर आते हैं आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, फॉर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि ये उप राष्ट्रपति होते हैं. वाइस मैंने उप राष्ट्रपति. ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर मैं इनकी पोजीशन की बात करूं, ठीक है, पोजीशन की बात करूं तो सेकंड नंबर पर आते हैं स्टेट में. ठीक है, अगर मैं इनकी इलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं, तो सेम इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करा जाता है जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते समय फॉलो करा जाता है. ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. Proportional representation system by single transferable vote. तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए कि ये जो सेम प्रोसीजर जो इलेक्शन के प्रोसेस में यूज होता है ना, प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट हम करते हैं तो यहाँ पर भी वही यूज होता है. ठीक है, यहाँ पर ये शायद ई आएगा, ई. ठीक है, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इलेक्शन प्रोसेस है मैंने वो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते समय क्या कौन सा प्रोसीजर यूज होता है, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. अब दोनों में डिफरेंस जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है हमारी प्रीवियस वीडियो में, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इन सारी चीजों के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको पता रहनी चाहिए वो ये है कि इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता. जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था जो होता है तो वो डायरेक्टली नहीं होता. प्रेसिडेंट जो है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं. उनको जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिससे वो इलेक्ट किए जाते हैं, जहां पर स्टेट की जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी एमएलए होते हैं ना वो भाग लेते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उसमें वो भाग लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट और पार्लियामेंट दोनों के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है. वो दोनों के लिए दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए और वो एक तरीके से हेड भी है स्टेट के. तो स्टेट में पूरे इंडिया में तो स्टेट भी आते हैं, तो इसीलिए जो उनको जो ना सबसे ऊपर रखा गया है. ठीक है, और उनमें कौन कौन भाग लेते हैं वो भी आपको पता चल गया. ऐसे ही जो हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं ना, सेम इसमें भी जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं ना वही भाग लेते हैं. यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए होते हैं ना
वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक स्टेटमेंट बोली गई थी कि भाई साहब ये जो है ना वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इनका ज्यादा कुछ कोई काम नहीं है। ठीक है, इनको जो ना यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इसलिए भी इलेक्ट नहीं कराया जा रहा क्योंकि इनका जो ना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट की है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इसलिए वहां पर जो ना जो लोग हैं वो भी, जैसे कि मानकर चलिए कि एक स्टेट है यूपी। ठीक है, ये तो मैंने बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। अब यूपी के जो लोग हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं एज ए एमएलए के तौर पर। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जब टोटल इलेक्शन होते हैं ना, जैसे कि मानकर चलिए कि टोटल इलेक्शन जो हो रहे हैं, जैसे कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, तो उस समय पर जो नॉर्मल लोग हैं वो भी वोट देते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं तो उस समय पर भी वोट दे रहे हैं। तो दोनों की वोट को एक तरीके से पैरिटी करने के लिए, एक तरीके से समानता लेकर आने के लिए एक सिस्टम होता है जिसका यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उन्होंने एक तरीके से वोट की वैल्यू को एक तरीके से पैरिटी लेकर आने के लिए दोनों में उन्होंने एक फार्मूला भी यूज करा था जो मैंने आपको बताया। मगर यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका कोई खास रोल नहीं होता, तो इसीलिए इनको डायरेक्टली जो इलेक्ट करा जाता है ना, वो जो एमपीज होते हैं, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा इलेक्ट करा जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इनके ये जो प्रेसिडेंट होते हैं तो इनकी कुछ क्वालिफिकेशन भी है। अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो इनको वाइस प्रेसिडेंट कैसे माना जाएगा। लाइक अगर एक पर्टिकुलर इंसान को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी तो उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या है? ठीक है, वो क्वालिफिकेशन देखते हैं अब हम। अब पहले कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन एज 35 ईयर होनी चाहिए, और सब। ठीक है, और यहां पर जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सके। ठीक है, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, यानी वो एक तरीके से कहूं कि वो जो ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात, चाहे वो फिर वो स्टेट की कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं जिन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखने के बाद अगर कोई एक पर्टिकुलर मैन जो है वो क्वालिफाई करता है इन सारी चीजों को, तो उसको इलेक्ट करा जा सकता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है क्या? आगे हमारा आता है ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट होते हैं ना, ये मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो शायद मैंने नहीं बताया था कि जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और कोई नॉमिनेशन फाइल करता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, तो वहां पर जो है ना 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर और 50 उसके जो है सेकेंडर होने चाहिए। प्रपोजर यानी जो चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर मैन, अगर ए जो है प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो 50 इसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, और इन 50 को और 50 सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। अगर ये डिफॉल्ट होते हैं ना, तब ये 50 काम आएंगे ए को इलेक्ट करने में। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 20 होते हैं प्रपोजर्स, और जो है दूसरे जो होते हैं हमारे सेकेंडर्स यानी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब ओथ और अफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर ओथ उनके द्वारा ओथ भी ली जाती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओथ ली जाती है जब वो शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी ओथ ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पर जो दो कंडीशन है कि अगर किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो पहली चीज कि वो जो है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए, कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अटैच नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी हाउस का, चाहे फिर वो देखिए राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये होंगे तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अटैच होते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते ही नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्टली जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है उसके लिए इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं और लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है,
ये बात समझ में आपको बात चले आगे। चलिए अब यहां पर बात आती है कि पहले मैं इसे मिटोड़ देता हूं, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीजें जो ना आपकी बुक में दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए ये जो 2020 थे ना, ये 20 जो प्रपोजर हैं, ठीक है, प्रपोज करने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, अन प्रपोजल को कौन सपोर्ट करेगा भाई साहब, तो इसलिए इनके लिए सेकेंडर होते हैं, ठीक है, जो एक प्रपोजल को 20 प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो कि ये जो ए है ना वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में होते हैं। अब हम अगर टर्म की बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो 5 साल के लिए ये होते हैं, ठीक है। इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है, टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, तो ये 5 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। मगर ये पहले भी रिजाइन दे सकते हैं, 5 साल पूरे होने से पहले भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। अगर देखिए 5 साल पूरे होने से पहले अगर ये रेजिग्नेशन नहीं देना चाहते हैं और इनको अगर निकालना है, इनकी पोस्ट से हटाना है, तो इसके लिए जो राज्यसभा होती है ना, वहां पर जो क्या कहते हैं हम, स्पेशल मेजोरिटी जो होती है, स्पेशल मेजोरिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन लेकर आया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई साहब हम जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, इनको हटाना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात ट्रिगर करनी चाहिए, वो ये कि आखिर राज्यसभा में ही क्यों, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से आ जाए, फिर इसको जो है ना लोकसभा में सेंड कर दिया जाता है कि लोकसभा में ये बोला जाता है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर जो ना ये राज्यसभा में जब रेजोल्यूशन आ गया तो राज्यसभा में तो फुल मेजोरिटी चाहिए, मगर वहीं पर यहाँ पर लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, इसको पास करने के लिए रेजोल्यूशन को, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में ट्रिगर होनी चाहिए कि राज्यसभा में क्यों, लोकसभा में क्यों नहीं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा को जो प्रेजाइड करते हैं, उनके राज्यसभा के जो लीडर होते हैं ना, वो यही होते हैं। जब भी एक पर्टिकुलर मैन है वो अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का, ठीक है। इसीलिए राज्यसभा में अगर रेजोल्यूशन लेकर आया जाता है और वो फुल मेजोरिटी से उसको पास कर दिया जाता है, तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में जो चेयरमैन होंगे, यहाँ के राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर समझ लीजिए। मगर जब भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो उनको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, ठीक है, 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता है कि भाई साहब आपको हटाया जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर्मल चीजें चलती हैं, जैसे कि जब हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं, हटाते हैं, तो वहां पर जो ना लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की जो मेजोरिटी होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो चाहिए होती है अगर हम प्रेसिडेंट को हटाते हैं तो, ठीक है। मगर यहाँ पर कोई स्पेशल मेजोरिटी, कोई भी फॉर्मल चीजें नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर चार्जेस अगर कोई फ्रेम होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस समय प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। मगर राज्यसभा में ऐसी कोई चीजें नहीं है, राज्यसभा मगर वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर इनको हटाना होगा वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो राज्यसभा में इनके लिए रेजोल्यूशन लेकर आया जा सकता है। कोई फॉर्मल चीजें नहीं है कि वहां पर लोकसभा में क्या नाम है, ये पूरी फुल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ऑफिस कब तक रहते हैं? 5 साल तक। मगर ये 5 साल तक तो रखते हैं। देखिए अगर एक्सपायरेशन हो रही है तो ये 5 साल से ऊपर तक भी अपने ऑफिस में बैठे रह सकते हैं, जब तक कोई नया बंदा आकर इनके ऑफिस को संभाल ना ले, ठीक है। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो वहां पर एक कोरम होता है, एक पैनल होती है जिसमें से उनको सिलेक्ट किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा उस पैनल में से एक बंदे को वाइस प्रेसिडेंट के लिए बैठा दिया जाता है, ठीक है। मगर अब इनका काम आ जाता है, इनका वर्ग क्या होता है कि ये जो ना एक तो राज्यसभा को चेयर करेंगे, ठीक है।
राज्यसभा को चेयर करेंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। दूसरी चीज इनका काम ये है कि जब प्रेसिडेंट कभी भी उनकी हालत खराब होती है या फिर उनका रेजिग्नेशन हो जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर वो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनको जो सैलरी मिलेगी उस समय पर और अलाउंसेस मिलेंगी सारे प्रेसिडेंट की मिलेंगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब जब प्रेसिडेंट जब इम्पीच कर दी जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करे जाते हैं, ठीक है। तो 6 महीने तक ये रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने जाते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होने मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो वर्किंग और इनका काम क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि अगर इनके इलेक्शन यानी अगर इनका इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन और उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको किसमें बताया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मामले में बताया था कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है ना, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि जो लोकसभा होती है उसमें जैसे कि स्पीकर होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर चेयरमैन होते हैं, जो मैंने आपको बताया राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं ये, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको जो इमोल्यूमेंट और जितनी भी चीजें होती हैं वो जो है ना प्रेसिडेंट के आधार पर नहीं मिलती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के आधार पर नहीं मिलती है। इनको जो जितनी भी सैलरी वगैरह मिलती है, कुछ भी चीज मिलती है, तो वो चेयरमैन जो होते हैं ना राज्यसभा के, उसके आधार पर दी जाती है, ठीक है। इनकी जो सैलरी है वो 1,25,000 रुपये है, ठीक है। चलिए, 2008 में इसको बढ़ा दिया गया था वैसे तो, ठीक है, पहले हुआ करती 40,000 रुपये, ठीक है, 2008 में बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है, वाइस प्रेसिडेंट वाला, उपराष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है पूरा समझा दिया है। बाकी जो चीजें हैं आपकी बुक में ऑलरेडी सिंपल वे में लिखी हुई है, यू कैन रीड दोज थिंग्स देयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दी चीजें, कैसे कैसे चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है, क्या क्या होती है, ठीक है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है ना, देन यू कैन राइट टू मी, ठीक है। What you need to do, you need to just write there in the search box in the Telegram @Arun Sharma and you will be redirected to me and you will be connected to me. तो वहां पर आप मुझसे अपनी जो क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। एंड द सिंपल वे टू आस्क योर क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स नीचे, ठीक है, वीडियो के, तो वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम रेगुलरली अपडेटिंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर आल्सो, ठीक है। और फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।